morning students, myself Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy, बेतिया. Welcome to e-learning classes. बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक कीर्तिका से पाठ 1 इस जल प्रलय को पढ़ाने जा रही, जिसके की लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु. इस जल प्रलय में लेखक ने बाढ़ का सजीव चित्रण किया है. लेखक रेणु जी पटना के समीप एक ऐसे गांव में रहते थे जहां हर साल कोसी, पनार, गंगा और महानंदा की बाढ़ से त्रस्त हजारों लोग आते हैं. लोगों की भीड़ तथा बंजर भूमि पर जानवरों के चरते झुंडों से बाढ़ की भयानक स्थिति के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से पटना में भयंकर बाढ़ की स्थिति रही होगी. चलिए बच्चों, अब हम पाठ शुरू करते हैं. मेरा गांव अर्थात लेखक का गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं. पनाह लेना अर्थात शरण या आड़ लेना. सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से और विशाल और सपाट परती का तात्पर्य है वह जमीन जो जोती और बोई नहीं जाती है, खाली पड़ी हुई होती है, जहां पर जब भी कोई आपदा आती है वहां लोग अपने पशुओं को, भेड़ बकरियों को लेकर जमा होते हैं. गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की जो विभीषिका है, विभीषिका का तात्पर्य हुआ भयंकरता, जो बाढ़ की विभीषिका है अर्थात भयंकरता है, उन पशुओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयानक, यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक बाढ़ आया होगा. परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था, किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ. और लिखने की बात, अब हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ. ये इन्होंने लिखा था जय गंगा 1947 में, डायन कोसी 1948 में, हड्डियों का पुल 1948 आदि छिटपुट रिपोर्टाज के अलावा इनके मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव उनको कभी भी नहीं हुआ था. लेखन कार्य तो वो करते ही थे, साथ में उन्होंने इतना प्रलयंकारी और इतना विभत्स बाढ़ की स्थिति को उन्होंने कभी भी ना देखा था और ना ही भोगा था. किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव उनको कभी नहीं था. वह तो पटना शहर में 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम मतलब बिना रुके हुए वृष्टि के कारण, वृष्टि अर्थात बारिश के कारण पुनपुन का पानी पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था. अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से. इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे.
जी हाँ बच्चों, 1967 में पटना में जब पुनपुन का पानी 18 घंटे तक अविराम बारिश हुई थी, वर्षा हुई थी और पुनपुन का पानी जो था वो पूरे के पूरे राजेंद्र नगर में आ चुका था। राजेंद्र नगर से कंकड़ बाग तक के निचले हिस्सों में वो पानी जा चुका था, जिसे कि लेखक ने देखा और भोगा था। उन्होंने सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास जो था वो पूरा का पूरा प्लावित हो चुका था। प्लावित होना मीन्स जल में डूब जाना, पूरा का पूरा जल में मग्न हो जाना। दोपहर में ही सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है और 5 बजे तक कॉफी हाउस जाने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अब ले पानी आ गया होगा। अब रिक्शे वाला कह रहा है कि अब आप कॉफी हाउस कैसे जाइएगा, अब तक तो कॉफी हाउस के पास तो अब तक काफी पानी आ चुका होगा। चलो देखते हैं पानी कैसे घुस गया है, वही देखना है। कह रहे हैं उनके लेखक के मन के अंदर एक कौतूहल है, एक जिज्ञासा है, वो पानी को और बाढ़ को अपनी आंखों से देखना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो अब देखते हैं कि पानी कैसे घुस गया है, मुझे वही देखना है। कहकर हम रिक्शे पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत मीन्स होता है बच्चों, अनवरत निरंतर, लगातार, अनलगर और बेतुकी बातें, अनगढ़, बेटौल और टेढ़ा। स्वगोती का तात्पर्य हुआ अपने आप में कुछ बोलना। अब स्वगोती में कभी बोर नहीं होते, तो वो सज्जन जो थे वो अपने ही बातों में बोला, अपने खुद से वो बातें किया करते थे और खुद में ही वो मग्न रहा करते थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे, अर्थात विभिन्न प्रकार से विभिन्न वाहनों का प्रयोग करके लोग पटना के बाढ़ को देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे थे और देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। लोगों के मन में एक ही जिज्ञासा थी कि पानी अब तक कहाँ आ चुका है, इसको देखने के लिए लोग परेशान थे। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया, पार कर गया, श्री कृष्णपुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य जी रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाओ पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया। विभिन्न प्रकार की किंवदंतियां जो थी, बातें जो थी, वो लोगों के द्वारा बताई जा रही थी। जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। बच्चों, यहाँ मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि मृत्यु का तरल दूत पानी के तेज बहाव को कहा गया है, जो अपनी पूरी तीव्रता के साथ आ रहा है और उसके आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और मैं सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्पष्ट अर्थात अस्पष्ट बात निकली, शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। लोगों ने कहा कि आगे जाने पर पानी का बहाव बहुत तेज है और उसके साथ उसमें करंट भी है, आगे जाने की आवश्यकता नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले।
पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियर विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण का तात्पर्य है बच्चों, गैरिक का तात्पर्य है गिरवे रंग का एक आवरण जो आच्छादित हो रहा था। आच्छादित होने का तात्पर्य पूरा का पूरा ढका हुआ था। हरियाली पर शनैः शनैः का तात्पर्य अर्थात धीरे धीरे पानी फिरते दिखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ गंवार और जोर जोर से बोल उठा, यह अब जब दानापुर डूब रहा था तो पटनैया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए थे। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रही है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। अब वो बाढ़ में वो व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने के बजाय कह रहा है कि जब दानापुर डूब रहा था तो ये पटना वासी किसी को बचाने नहीं आए थे। तो लेखक जो हैं वो अपने कवि मित्र से कह रहे हैं कि अब इससे पहचान लीजिए कि यह आम आदमी जिसकी खोज कर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य अर्थात बोलने पर दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके। आकाशवाणी पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होने का तात्पर्य बच्चों बिल्कुल उत्सुक होकर सुनने के लिए या परेशान होकर सुनने के लिए सारे लोग कान लगाए हुए थे, होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में वो प्रवेश कर सकता। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी सूरतें मुहर्रमी बनी हुई थी, नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस पड़ेंगे। मुहर्रमी चेहरा अर्थात ये इतना अधिक लेखक जो थे वो बहुत अधिक दुख में हो गए थे या निराश से हो गए थे। मुहर्रमी चेहरा, उदास चेहरा बनाकर वो खड़े थे। एक प्रकार से उनको अंदर से भय का भी एहसास हो रहा था और उन्होंने कहा कि सोचा कि अगर मैं कुछ देर और यहाँ पर ठहरता हूँ तो मुझ पर लोग ठठाकर हंस पड़ेंगे। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुष कोठी एक जगह का नाम है की तरह पटना लापता ना हो जाए कहीं। जिस प्रकार से धनुष कोठी एक जगह का नाम है वो एक तरह से लापता हो गया, उसी तरह लोग कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये पटना भी लापता हो जाए। जब पाप धुल जाएगा, सब पाप धुल जाएगा, चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं, बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं। भाई यही माकूल मौका है इनकम टैक्स वालों को एंड इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी माल। बस हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में आगे का पाठ पढ़ेंगे।